मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट में या कह सकते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन जियोग्राफी में यूजी लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और जब हम जियोग्राफी की स्टार्टिंग करते हैं उस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको लिखना कैसे है इसको। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो है वो नेचर ऑफ जियोग्राफी पे था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जियोग्राफी की प्रकृति कैसी है। उसमें हम लोगों ने लगभग 5 हेडलाइंस देखी थी। तो आज के इस अध्याय में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी में सबसे पहला जो इसका पार्ट है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र बताएं। मतलब अर्थ मतलब मीनिंग और स्कोप मतलब विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले इस आंसर का पहला पक्ष जो हमारा मीनिंग है, तो मीनिंग आप कैसे बताएंगे? मीनिंग बताने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे सभी चीज़ें आ रही हैं, इसको भी आप देखते रहिए और उसी को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। मीनिंग बताने के लिए सबसे पहले आपको जियोग्राफी शब्द का अर्थ बताना पड़ेगा। बुक्स में आपको बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें मिलेंगी, हमें उसका कोई भी मतलब हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उतनी कहानी हमें लिखनी ही नहीं है। इतना कम समय होता है हमारे पास एग्ज़ाम में कि अगर हम वो सारी कहानियाँ लिखने लगेंगे तो समय बहुत हमारा चला जाएगा। भूगोल शब्द जो है इंग्लिश में इसको जियोग्राफी कहते हैं और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये यूनानी क्या कह सकते हैं ग्रीस लैंग्वेज के ये जी और ग्राफो शब्द से मिलके हुई है, जिसमें कि जी का मतलब आपका मतलब टोटल तो दोनों को मिला के जियोग्राफी हो गया। अब इसमें जी का मतलब है पृथ्वी और ग्राफो इसका मतलब है वर्णन करना। तो मतलब ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। जियोग्राफी शब्द जो है इसका सबसे पहले यूज़ हम लोगों ने थॉट में पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि इरेटोस्थनीज एक ग्रीस विद्वान है। इरेटोस्थनीज महोदय ने सबसे पहले इसके लिए जियोग्राफी शब्द का यूज़ किया और इसका जो अर्थ हमारे लिए निकल रहा है बिल्कुल सरल वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का वर्णन। अगर हम वास्तव में देखें तो जियोग्राफी में हम पृथ्वी का ही वर्णन करते हैं। अब पृथ्वी का वर्णन हम अलग अलग रूप में करते हैं। हम या तो फिजिकल जियोग्राफी में करेंगे, फिजिकल जियोग्राफी में हम उसका किसी लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे, हम अंतर्जात बहिर्जात बल के बारे में बात करेंगे, हम बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। एक हम लोग की भूगोल की प्रकृति में एक हेडिंग थी, भूगोल भूतल का अध्ययन है, और इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। जियोग्राफी का जो जियोग्राफी है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें आप देख लीजिए, कल्चरल जियोग्राफी, रेशियल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, ये मैं ब्रांचेस आपको बता रहा हूँ। पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी। कहने का मतलब है कि इतनी ढेर सारी ब्रांचेज़ हैं। फिजिकल जियोग्राफी में अगर हम आए तो क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और आपका ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, जितनी भी हमारी ब्रांचेज़ हैं कहीं ना कहीं इसमें पृथ्वी का ही वर्णन हो रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग रूप में वर्णन हो रहा है। प्रजाति भूगोल में हम लोग प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी पे, नगरीय भूगोल में हम नगरों का अध्ययन कर रहे हैं, जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या की स्टडी। लेकिन अगर एक ओवरऑल जो हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि अध्ययन का रूप अलग अलग है। अलग ब्रांच में पॉलिटिकल जियोग्राफी में पॉलिटिकल वाली स्टडी है, राजनीतिक अध्ययन है। सोशल जियोग्राफी में सामाजिक अध्ययन है। तो जितनी ब्रांचेज हैं सबका कंटेंट अलग अलग है। ओशनोग्राफी का अलग कंटेंट है, क्लाइमेटोलॉजी का अपना एक अलग कंटेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी का अपना एक अलग कंटेंट है। कंटेंट मतलब उसके अंदर हम पढ़ते क्या क्या हैं। तो जियोग्राफी तो एक मेन सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद उसकी ढेर सारी ब्रांचेज हैं। पहले तो 2 ब्रांचेज हुई, फिजिकल एंड ह्यूमन। उसके बाद ह्यूमन की ढेर सारी ब्रांचेज हो गई, ब्रांचेज में भी सब ब्रांचेज हो गई। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो जो ब्रांचेज़ हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है जियोग्राफी में। लेकिन अगर इसकी हम मूल में जाएंगे, अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो ये अर्थ निकल के आता है इतनी अधिक ब्रांचेज़ हैं फिर भी कहीं ना कहीं हम इसमें पृथ्वी का ही वर्णन कर रहे हैं, बस हमारा वर्णन करने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले इस आंसर की शुरुआत करते समय ये जो चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है, जियोग्राफी का जो मैंने मीनिंग आपको बताया है, इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा पहली बात। इसके बाद आपको ये तो आपने बता दिया, ये हो गई आपकी एक तरह से मीनिंग वाली चीज़ हो गई। अब डिफिनेशंस आपको बताने पड़ेंगे।
डिफिनेशंस में बुक्स में आपको बहुत ढेर सारी डिफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन इसमें से पर्सनली मुझे जो डिफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, कार्ल रिटर की डिफिनेशन बहुत अच्छी है। और कार्ल रिटर और हम्बोल्ट, आप जानते हैं रिटर और हम्बोल्ट को, महान जर्मन जियोग्राफर्स। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास गृह है। जियोग्राफी एम्स टू स्टडी द अर्थ सरफेस विच इज़ द होम ऑफ मैन। हम्बोल्ट की डिफिनेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। जियोग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत, जो हम्बोल्ट की डिफिनेशन ख़राब नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन चूँकि जब हम्बोल्ट महोदय आए थे, यद्यपि दोनों लोग साथ ही के हैं हम्बोल्ट और रिटर, लेकिन हम्बोल्ट उस समय में ह्यूमन जियोग्राफी का उतना डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, फिज़िकल वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ी जाती थी और हम्बोल्ट ज़्यादातर इनका रुझान भी उसी ओर था। तो इसलिए इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। ये बात सही है। अगर हम इसी डिफिनेशन को अगर हम ये कह दें कि भौतिक भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, तब तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, ये डिफिनेशन उतनी मुझे सही उतनी नहीं लगी, क्योंकि मानव भूगोल के पक्ष को इसमें नहीं शामिल किया गया है। लेकिन आप दे सकते हैं, ये किसी के विचार है, तो इसमें गलत कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन आप इसकी व्याख्या भी थोड़ी कर सकते हैं कि इनकी डिफिनेशन ये है, और ये चूँकि उस समय में दी गई थी, उस समय ह्यूमन जियोग्राफी का उतना डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए ह्यूमन एस्पेक्ट को इसमें नहीं शामिल किया गया है। रिटर की डिफिनेशन पर्सनली मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें मानव का निवास गृह है, मतलब मनुष्य को कहीं ऐड किया गया है। और अगर मनुष्य ऐड हो जा रहा है, तो मनुष्य के ऐड होते ही सेटलमेंट भी ऐड हो, क्योंकि मनुष्य अगर रहेगा तो पॉपुलेशन भी है, मनुष्य अगर रहेगा तो सेटलमेंट भी है, मनुष्य अगर रहेगा तो सोशल जियोग्राफी भी कहीं ना कहीं है, मनुष्य से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं, मनुष्य से ही आपका रेशियल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब प्रजाति, किसी न किसी प्रजाति का मनुष्य होगा, मनुष्य से ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। तो मनुष्य के जुड़ जाने से, शब्द के मानव शब्द के जुड़ जाने से ये डिफिनेशन काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी। दूसरा, रिच्टहोफन, इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। अब जब रिच्टहोफन महोदय आए, उस समय तक क्या था, भूगोल में रीजनल स्टडी की काफ़ी शुरुआत हो गई थी, प्रादेशिकरण की बात चल रही थी। तो वही इन्होंने भी इनका जो डिफिनेशन है वो उसी की ओर इशारा कर रहा है कि अलग अलग एरियाज़ की हम स्टडी करें, उनकी संपूर्ण विशेषताओं की स्टडी करें। द स्टडी ऑफ डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द अर्थ सरफेस एंड देयर टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ जियोग्राफी। ये है। तो ये दोस्तों 3 परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरा इसमें सुझाव यही है कि परिभाषा आप वही लिखें जिसकी थोड़ी सी आप डिटेलिंग कर पाएँ, व्याख्या कर पाएँ। बहुत कठिन डिफिनेशन लिख देने के बाद ये सही नहीं कि आप उसकी व्याख्या ही ना करें। तो ये हो गया आपका मीनिंग, मतलब मीनिंग में आपको क्या क्या बताना है, ये आपको लिखने का तरीका थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जियोग्राफी को डिफ़ाइन किए हैं अच्छे से, उसकी व्याख्या कर दी हैं। इसके बाद हम लोग कोई भी 2-3 डिफिनेशन ले लेंगे, जैसे मैंने आपको 3 डिफिनेशन बताई हैं, रिटर की, हम्बोल्ट की और रिच्टहोफन महोदय की। इन तीनों की डिफिनेशन लिख के आप जो भी अभी हम लोगों ने इस पे बात की है, वो थोड़ी सी बातें आप वहाँ पे रख देंगे अपनी, थोड़ा सा उसको डिटेल कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि डिफिनेशन लिख के छोड़ के चले आएंगे केवल। समय अगर है आपके पास तो डिफिनेशन लिखने के बाद थोड़ा सा डिफिनेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 40-50 वर्ड। तो आपका एक पेज में इतना मैटर आपका 1-1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मीनिंग वाला सेक्शन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके आगे बात आती है स्कोप की, और स्कोप को बताने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है, इसमें स्कोप आप किताबों में देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि ये हम याद कैसे करें इस चीज़ को। किताबें बंद कर दीजिए। अब आप अपनी फ़िज़िकल जियोग्राफी की कोई बुक उठाइए, जो भी बुक आपके पास हो, और ह्यूमन जियोग्राफी की आप अपनी एक बुक उठाइए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक तरफ से जो आपके फ़िज़िकल जियोग्राफी की बुक का, पर्सनली मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, सवेन सिंह सर की जो फ़िज़िकल जियोग्राफी की पुस्तक है, बहुत अच्छी बुक है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और ह्यूमन जियोग्राफी में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस पर मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ, SD मौर्य सर की ह्यूमन जियोग्राफी की बुक है। दोनों बुक्स की फ़ोटो आ रही होंगी स्क्रीन पे। ये दो, बाकी आपकी जो भी बुक हो उसमें भी ऐसी चीज़ें दी होंगी।
अब आपको करना क्या है कि बुक से आपको कंटिन्यू स्टार्टिंग से, जैसे मेरी बुक में पहला यूनिट स्थलमंडल था, दूसरा यूनिट जलमंडल था, तीसरा यूनिट वायुमंडल था, इस तरीके से करते हुए आपको अपना पूरा इंडेक्स नोट कर लेना है। ठीक है, यही काम आपको अपनी ह्यूमन, पहली हेडिंग डालेंगे आप भौतिक घटनाओं का अध्ययन। अब भौतिक घटनाओं के अध्ययन में भाई जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, सारी इन्वायरमेंटल जियोग्राफी सभी भौतिक के अंतर्गत आती हैं, भौतिक घटनाओं के अंतर्गत आती हैं। फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है, तो आपकी फिजिकल जियोग्राफी का जो पूरा इंडेक्स होगा वो उसमें आप शामिल करेंगे, पूरा इंडेक्स आप वहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद यही सेम चीज़ आपको अपनी ह्यूमन जियोग्राफी के साथ करनी है। आपकी ह्यूमन जियोग्राफी में जो बुक है उसको उठाइए, उसमें पहले जो है जो भी चैप्टर्स हैं, इसके बाद उसमें जनसंख्या का पोर्शन होगा, उसमें अधिवास का पोर्शन होगा, उसमें आपका प्रजाति भूगोल भी थोड़ा होगा, उसमें आपका सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल का भी उसमें हिस्सा होगा, परिवहन भूगोल होगा। तो इस तरीके से आप उसको नोट कर लेंगे। इसका मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि स्थल मंडल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जल मंडल में सारी चीज़ें आप लोगों को पता हैं। बस मुझे इसमें यही बताना था कि स्कोप को आप पढ़ेंगे कैसे। अगर आप पूरा स्कोप रटने का प्रयास करेंगे तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको इतने से, अगर अभी मुझसे कोई पूछे कि फिज़िकल जियोग्राफी में जो बुक मैंने पढ़ी है उसमें के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो मुझे चैप्टर्स याद हैं कि हाँ ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। मैंने उसको रटा नहीं है कभी, लेकिन पढ़ने से इतना आइडिया लग गया है कि अब एक एक चैप्टर नहीं याद होगा, लेकिन ऑलमोस्ट अगर 20 चैप्टर्स हैं तो 20 में से 17 चैप्टर्स तो याद ही होंगे। तो यही काम आपको करना है, चैप्टर्स याद कर लेने हैं, इंडेक्स याद कर लेना है, और कंटेंट में आपको यही बताना है। मतलब स्कोप का मतलब होता है विषय क्षेत्र। भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो विषय क्षेत्र में भौतिक भूगोल का क्या विषय क्षेत्र है और मानव भूगोल का क्या विषय क्षेत्र है। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र बताने के लिए आपकी फिजिकल जियोग्राफी की बुक के जो भी इंडेक्स हैं, जो मैटर उसमें है, जो टॉपिक्स हैं, उसको आप नोट करेंगे हेडिंग डाल के, और फिर आप यही काम ह्यूमन जियोग्राफी के साथ करेंगे, और इससे आपका एक बढ़िया आंसर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है इस पर, और ये बहुत लंबा आपको नहीं लिखना है। ये आप 3 पेज से ज़्यादा इसमें आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, और उतना ही इसमें सफिशिएंट भी है, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करने वाले टॉपिक है नहीं, इसीलिए इसमें इतना पर्याप्त है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं थी, जो मुझे ज़रूरत लगा उसको मैंने आपको बता दिया, और जहाँ पर मुझे ये लगा कि आप जानते हैं, बस आपको एक हिंट देना है, तो हाँ मैंने वो भी दे दिया, और आंसर को आप लिखेंगे कैसे ये भी मैंने बता दिया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BA लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है मानव भूगोल के एग्ज़ाम में, ह्यूमन जियोग्राफी के। तो इस प्रकार इसको हम यही समाप्त करते हैं चैप्टर को, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब ह्यूमन जियोग्राफी हमारा समाप्त, मतलब ह्यूमन जियोग्राफी नहीं कहेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी में तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। थॉट हमारा ऑलमोस्ट समाप्त ही है वह। UGC का तो हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं पूरा थॉट का सिलेबस। और मुझे जो भी चीज़ें लगेंगी, अगर आपके कोई टॉपिक हो ह्यूमन जियोग्राफी में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। बाकी मैं भी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आपके लिए लेके आना चाहिए, वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और मैं प्रयास करूँगा कि पूरी ह्यूमन जियोग्राफी मैं आपके लिए समाप्त करूँ। बुक्स का वीडियो मैंने एक बनाया था, तो आप देख सकते हैं उसको भी जाके। ये जो दो बुक मैंने आपको दिखाई हैं, फिज़िकल जियोग्राफी के लिए भी आप उस बुक को ले सकते हैं। अगर आपने नहीं ली है तो समीर सिंह सर की बहुत अच्छी पुस्तक है, सभी लोग आप लोग पढ़ते होंगे हो सकता है उससे। और ह्यूमन जियोग्राफी के लिए SD मौर्य सर की ये पुस्तक, दोनों पुस्तकें अपने आप में बहुत ही अच्छी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन 2 पुस्तकों से अच्छी कोई पुस्तक, इंग्लिश की भी कोई बुक इनके कैटेगरी की नहीं है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि स्पेशली एक फिज़िकल जियोग्राफी की बुक जो है वो इतनी अच्छी पुस्तक है, उसमें इतनी गहन चीज़ें शामिल की गई हैं जो आपको किसी बहुत महंगी इंग्लिश की बुक में नहीं मिलेंगी, बहुत ही सरल शब्दों में। और एक बुक में आपको, इस बुक की खासियत ये है, फिज़िकल वाले की और ह्यूमन वाले की, दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। इसमें एक ही बुक में, जैसे ह्यूमन है, उसमें पॉपुलेशन की भी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको सेटलमेंट की भी चीज़ें मिलेंगी, इकोनॉमिक, रेशियल, कल्चरल, सोशल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट,
और आपका थॉट की भी कुछ चीज़ें हैं, सेटलमेंट, मतलब पूरा एक कह सकते हैं कि ढेर सारे ब्रांचेस एक ही बुक में रखी गई हैं जो मेन चैप्टर्स हैं। यही चीज़ इनकी फिज़िकल वाले में भी है। सरवेन सिंह सर के, वो एच डी मौर्य सर ने लिखी है, सरवेन सिंह सर की है फिज़िकल वाली। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें आपको एक ही बुक में जियोमॉर्फोलॉजी का भी मैटर है, ओशनोग्राफी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी भी है। तो एक ही बुक में इतनी सारी चीज़ें और इतनी सटीकता से होना ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है और आप बुक सोच रहे हैं कौन सी लें तो इसको आप ले सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू। तो फ़िलहाल इतना ही इस अध्याय में। थैंक यू फ्रेंड्स।